1 सितंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है MPPSC सुपर 100 बैच। 10 महीने में होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी। भैया राम राम। हमें तो चिंते ही नाव है हमारा सचिन चौधरी और हमारे संग आज हमारे गुरु हैं ब्रजेश राजपूत जी। भोपाल में पत्रकारिता के हमारे गुरु हम हमेशा से मानत हैं। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अभी भी हिल रही डुल रही सरकार के पूरी कब कंप्लीट कब बने। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार गिरी थी वो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम है। और होली के टाइम पे भाई थी, वही टाइम शिवराज जी आए, वही टाइम कोरोना आया, वही टाइम कमलनाथ जी गए, वही टाइम लोगन की जो रूटीन की ज़िंदगी है बात चली गई। तब से अब इन्होंने सब 100 ही होल्ड पे है मामला। और ये पे बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, वो 17 दिन, वो 7 दिन पुराने ज़माने की फिल्म थी, हमारी पिताजी के ज़माने की टाइम की। तो ऐसी एक बढ़िया हमोरन के ज़माने की चीज़ है वो 17 दिन। गजब की किताब लिखी है ब्रजेश राजपूत सर ने। सर स्वागत है आपको सर। जो 17 दिन को टाइटल कितने से आओ जो तो उन्हें बताई था और क्या कि हमारे पिताजी के ज़माने की फिल्म थी, अनिल कपूर की फिल्म थी, पद्मिनी कोल्हापुर, नसरुद्दीन शाह सब लोगों की। तो वो दरअसल होगा कि जो कोरोना फैलो सरकार गिरी और टाइम तो हम लोग भगत दौड़ रहे थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो बहुत सारी बातें हम लोग तो जानते थे। तो फिर लगा कि अब उतना सबका करें तो करे का, है ना। दिमाग में भरी थी सारी बातें। तो फिर सोचा कि चलो लिख मारें और क्या। तो जितना सारा लिख मारा। तो जिस 17 दिन की कहानी है, उन 17 दिनों में क्या कौन कहाँ भगो, इते आओ उते गो, हम सबने देखो है। तो उन 17 दिन की जहाँ पूरी कथा है, कथा कहानी है और बड़े अंदर की कहानी है। तो पढ़ो तो बेजम आनंद है। अंदर की कहानी है। लेकिन इनमें पूरी किताब में सबसे बड़ी कहानी क्या है, आज भी मध्य प्रदेश की जनता के लोग जान बचाओ कि सिंधिया जी नाराज कौन सी चीज़ पे थे। वे सड़क पर उतरवे वाले डायलॉग से नाराज थे, कि अपने मंत्रियों को भाव न देवे से नाराज थे, कि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए सो होते, कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए। इन नाराजगी को कोनो कारण है इनमें? सचिन, जा किताब में हमने जो पहले पन्ना पर जो लाइन लिखी है ना, जो लाइन है रूजवेल्ट की, अमेरिका के राष्ट्रपति हते ये, इनने लिखो है कि जो राजनीति में जो होता है अचानक नहीं होता है, उसके बाकी पीछे पूरी कथा होती है, भूमिका होती है, प्लानिंग होती है। तो सिंधिया की नाराज़गी कोई एक कारण नहीं थी, बहुत सारे कारण थे। सिंधिया कई दिनों से नाराज आते, थोड़ो होते और फिर उनने फैसला कर लो कि अब इतने अपना गुजारा नहीं है, उतने चलो। तो इतने होते के चक्कर में भी निकल रहा है। मगर उनकी जो नाराज़गी, एक तो यही नाराज़गी थी कि हमारे नाम पे चुनाव लड़वा और हमें एक तरफ का दो, धीरज के नाम पे, धीरज की पुड़िया थमा दी। फिर दूसरी नाराज़गी जा आती कि फिर उनके जो मंत्री हनन बनाए थे तो उन्हें काम कर भी कितनी छूट फूट नहीं थी। तीसरी नाराज़गी जाती कि जब मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री हो तो फिर भले ही कमलनाथ हो, भले ही शिवराज चलाएंगे तो अपने मन की चलाएंगे। तो कमलनाथ उनकी बहुत ज़्यादा सुन नहीं रहे थे। फिर एक नाराज़गी जा थी कि उनको जो बंगला हतो तय पे वो छनगाँव थो, चूँकि वे सांसद भी नहीं रहे थे, सांसद भी हार गए थे अपने जूनियर आदमी से। तो एक नाराज़गी बात थी। और फिर एक बार टीकमगढ़ में अपने कमलनाथ उनने कहा थे हम सड़क पर उतर जाए, उन्होंने कहा दिल्ली में जो एक पहली बैठक हुई जब कोऑर्डिनेशन कमेटी को, वही में निकलते कमलनाथ जी को उतर जाओ। तो वो सब हो रहा था। और फिर कुल मिला के सिंधिया जी को इतने अपना कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने कहते अपना फ्यूचर है नहीं ना। तो कांग्रेस अभी सरकार में आ रही है और जहाँ सरकार है जब भी ऐसी ढीली ढाली चल रही, कौन कहाँ हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम थी कि ये सब इतने होते भग रहे हैं विधायक। तो उन्होंने कहा ये लूली लंगड़ी बिना बहुमत की सरकार में गुजारा हो नहीं, तो अच्छा है कि उतना ही चलो और बारगेनिंग कर लो। तो उनने अपनी पूरी मर्जी से ढेर सारी शर्तें मनवा के, और शर्तें भी ऐसी कि अभी तक मानने से हो रहा है। तो ब्याह करके ले आए सो जो न चल रहा है। तो नई दुल्हन के जितने नखरे हैं वो अपनी सरकार में अपन देख रहे हैं, पूरे उनको मानने पड़ रहा है। तो सिंधिया जी को लगा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सको। और बीजेपी को जो लग रहा होता कि सिंधिया जी तो मोहरा है, सिंधिया के बाद सचिन के बाद फिर मिलिंद देवड़ा, फिर सचिन के सहारे होते छत्तीसगढ़ में, मैंने हर जगह खेल तो बीजेपी को कहा है उन्हें सरकार बनानी है, हर कीमत पर सरकार बनानी है। वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि हमारी इधर सरकार नहीं, सरकार काहे चली गई। तो यहाँ सिंधिया को पकड़ा, सिंधिया के सहारे उनके दो सचिन को पकड़ा, फिर सचिन का मिलिंद देवड़ा, फिर जितिन प्रसाद ने राहुल गांधी की जो भविष्य है, जो चौकड़ी है, उसको पूरा अपनी तरफ कर लो। और उनके पास सब है, उनके पास ताकत है, सत्ता है, प्लानिंग है और पूरे समय सोचने वाले लोग हैं राजनीति के।
तो वो ले दे के कांग्रेस और राहुल गांधी सब पे भारी पड़ जाते हैं। तो सिंधिया तो एक मोहरा ही है, और क्या, तो आ गए अब सिंधिया के सारे बहुत लोग आएंगे, हम तुम सब देखेंगे, देखना। तो सिंधिया के सारे बहुत सब आए, लेकिन कमलनाथ जी की क्या कही जाए। कमलनाथ जी, हम तो मतलब जब सरकार बनी थी तभी आप लोगों को याद हुई, हमने लिखी थी कि 15 साल बाद बच्चा हो कांग्रेसी को चूम चूम के मार डाले। आपको लग रहा हो कि ये पूरे फैक्टर में अकेले सिंधिया फैक्टर नहीं है। कमलनाथ जी से भी जितनी उम्मीदें थी, या जो प्रशासन किया तो उनके अनुभव में कमी रही, प्रदेश स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नेतागिरी करी, उनमें कछु कमी रही, या उनको जो एटीट्यूड है तो कि बड़े हमेशा से अडानी अंबानी से मिले हुए आदमी थे, राम भाई और शेरा को झेलत फिर रहो, ई में कछु न कछु कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो गई क्या। जब में राम भाई के बहुत किस्से हैं और शेरा के भी बहुत किस्से हैं कि पूरी उथल पुथल के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, राम भाई और शेरा। वो कि जो राम भाई कहती थी कि भैया सच हम बोलने पे हैं और झूठ हम बोलत नहीं है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें कमलनाथ के साथ भी जोई भाव कि कमलनाथ बन तो गए, मगर उनने कभी इतने की राजनीति नहीं करी थी। उतई की राजनीति करी थी दिल्ली की। इतने की राजनीति शिवराज मम्मा ने क्या कर दी, पार्षद टाइप, मुख्यमंत्री पार्षद, भदभरा का गेट खोलेगा मुख्यमंत्री, है ना, भैया के घर जाएगा मुख्यमंत्री, कुछ हो जाएगा तो जो देगा तो मुख्यमंत्री। तो हाँ जी, मुख्यमंत्री को शिवराज जी ने इतने आम बना दिया है कि हर कोई तो वो मुख्यमंत्री का पद अब निभा नहीं पाएगा। तो कमलनाथ जी के साथ यही दिक्कत हुई, बिल्कुल अपोजिट, उल्टे थे। वो एरिस्टोक्रेटिक आदमी, बड़ा सोचने वाले, बड़े लोगों से मिलने वाले और सीओ टाइप चलाने वाले। वो जैकलीन तक रहे थे, राई बीच को फॉर्मूला नहीं बना। तो हाँ, तो उन्हें जैकलीन को बुला लिया, सलमान को बुला लिया और सब कुछ, और बड़ा इन्वेस्टर समिट कर दिया। तो वे उस सोच के उस लेवल के आदमी थे कि जो हर साल डबोज जाते हैं, हाँ, डबोज जाने वाले लोग थे। अपन तो शिवराज जी टाइप तो मेला में जाते थे तो ये बड़ा फर्क था। तो इस फर्क को निभा नहीं पाए, और यहाँ तो हर आदमी से मिलना, और ऊपर से आपकी लूली सरकार, पूरा बहुमत नहीं तो हर आदमी का अपनी। हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो विधायक हैं उनकी पूरी बात माने, भैया क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब देवे को तैयार है। मगर अब तो जाना तो जो जितो मिलो उतो कम लगाते हैं, तो और चाहिए, और वहाँ दूसरे गठरी खोल के बैठे थे जो लोग, तो कमलनाथ जी में दे रहे थे, थोक में लगे बैठे थे इतने फर्क है तो थोक में लेके चले गए। ये पूरे किरदार में दिग्विजय सिंह को बहुत नाम है कि दिग्विजय सिंह सुपर सीएम थे, या पीछे से सरकार चला रहे थे, या अपने लड़का के लाने आगे की लाइन खींचनी थी, सो ज्योतिरादित्य सिंधिया को माइनस उनको करनी है। तो दिग्विजय सिंह को किरदार का है ये किताब। दिग्विजय सिंह तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जब सरकार आई तो जामे को बेजो काम करो कि पर्दे के पीछे सेटिंग करना, बिठाना, फ़ोन सुनना, ये करना, वो करना, अच्छे लोगों को टिकट देना, बाकी नाराज़ लोगों को मनाना, ये सारे काम दिग्विजय सिंह ने किए। जो उन काम में वे मास्टर हैं, खूब सब उनकी मानत है। एकमात्र बड़े नेता हैं जो उनकी हर ज़िले में, हर तहसील में, हर शहर में लोग जानते हैं। तो दिग्विजय सिंह को तो माइनस कर नहीं सकते थे। तो दिग्विजय सिंह ने सरकार पर्दे के पीछे गाइड की, और कमलनाथ जो ने सोच रहा था कि अपन तो कमरे में बैठेंगे, वल्लभ भवन में बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जगलिन सब आएंगी। मगर जो सरकार चलाने का जिम्मा है, जो छोटी छोटी जो क्राइसिस होगी जमीनी स्तर की, वो दिग्विजय सिंह संभालेंगे। दिग्विजय सिंह को उसमें परफेक्ट थे। तो दोनों इस तरीके से काम चला रहे थे, और इस सब में मिसफिट हो रहे थे सिंधिया। हालांकि सिंधिया जी की भी ढेर सारी मांगे उन्हें मांगी हैं, चंबल इलाका तो उनके हवाले है। हाँ, सब कुछ था, मगर जो नहीं मानो तो उसी में नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि सिंधिया का कैरेक्टर ऐसा है। तो पर्दे के पीछे तो एक सुपर सीएम दिग्विजय सिंह थे, इसमें कोई इनकार नहीं है। और यही चीज़ इनको खल रही थी, इनको लगा था कि सुपर सीएम हमको होना चाहिए, और इन्हें दे दिया इनको। तो कुल मिला के जो 2 लोग तो ठीक चलते हैं, जब 3 हो जाते हैं तो फिर उठापटक होने लगती है। तो वो यहाँ पे वो परंपरा यहाँ निभाई गई। और दिग्विजय सिंह ने चूँकि मंत्रिमंडल बनाया, अपने लोगों को मंत्री बनाया, सरकार में भी दखल रखते थे, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा कमलनाथ जी और सिंधिया जी को पसंद नहीं आई। तो झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर इस परिणति को पहुँचा। तो आज ये हाल है। आज जैसे भाजपा की जो स्थिति हो रही है कि बहुत सारे सीनियर लोग मंत्री नहीं बन पाए, रोज़ बयानबाजी अजय विष्णु जैसे लोग कर रहे हैं। आपको लग रहा हो कि जब सरकार को गठन भाव, वो टाइम बड़े नेताओं की जो महत्वाकांक्षा थी कि हमारे लड़का बन जाए, हमारे भतीजे बन जाए, हमारे करीबी बन जाए, ऊ की बजाय अगर ये चीज़ पे ध्यान दो जातो कि हम सब वरिष्ठन को सबसे पहले प्रयोग करें, फिर जो जूनियर है उनको निगम मंडल में एडजस्ट करें, ऐसी अगर व्यवस्थित सरकार बनती तो लंबी किस्ती या सिंधिया के चक्कर में भविष्य जो ही हो। तो अब जो हो गया तो हो गया, मगर गलतियां तो पहले दिन से ही हुई। और गलतियां हुई उसी से कि
हम लोग कांग्रेस को तो बहुमत था नहीं, लोगों ने कहा करो कि शिवराज उम्मा को हटाओ, है ना, शिवराज उम्मा को नहीं हटाओ, अपने हत्या के एमएलए को हराओ, है ना। हम लोग जाते थे फील्ड में तो लोग कहते भैया अब शिवराज तो सरकार बना रहा है मगर हमारा एमएलए हार रहा है, तो वो कांग्रेस को लाए नहीं थे, उन्होंने अपने एमएलए को हराओ तो वह चक्कर में एहतिकाब हो कि फिर इनका बहुमत नहीं मिलो, जब बहुमत नहीं मिलो निर्दलीय फिरदलीय इन सबको अपने साथ रख लो तो फिर उस तरीके से सरकार चलानी चाहिए थी, मगर वो नहीं हुआ। जब मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ जो बनाओ तो उसी में वो बीच पड़ गया कि अब ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चले, क्योंकि दिग्विजय सिंह उनके बेटे उनके भतीजे बेटे का दोस्त और भैया बननी पास हो भैया बनने पर वो ना, तो ये सब जो बन गए और फिर जो बड़े बड़े लोग थे वो रह गए। उसका जो चीज़ हम लोगों को नहीं मालूम वो ये थी कि जो विभागों में खूब खींचतान उतना भी भई थी, इतना भी भई है, पर इतना दिल्ली में भई तो अपन को मालूम नहीं, पर इतना इतना भी बहुत भई है, तो कौन को मिल रहा कहाँ मिल रहा, तो वो सभी झगड़े जहाँ से चलते रहे तो वो हो गया। तो वहाँ से नींव पड़ गई थी जब बंटवारे की और सरकार के गिरने की कि सरकार ज़्यादा दिन चले नहीं, क्योंकि जो जितने एक तो ऐसे ही आपके पास बहुमत नहीं है, फिर जो नाराज़ हैं पुराने लोग हैं उन सबको तो कांग्रेस बैठे ही थे, तो ऐसा नहीं है कि जो उस किताब में लिखा है जितनी बार वो विधायक गए तो वो विधायक पहली बार नहीं गए थे मनेसर, कई दफ़ा जा के वो मिलवा के आ गए थे, हाँ वो तो कई बार कराए थे। और हमने तो एक मंत्री से बाद में बात करी, उनने कहा भैया हम तो उतर जाते थे उतर मीटिंग करते थे, फिर के कैबिनेट कराते उतर भी मीटिंग करते थे बीजेपी वालों भाई साहब जब कहो तब ले आए, और फिर कैबिनेट में बैठ जाते कमलनाथ के सामने भाई साहब बताओ क्या करने हैं। तो इतने सब कुछ बड़े दिनों से चल रहा था जो, और फिर धीरे 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 जो होगा। और बीजेपी का प्लान ए और प्लान बी दोनों था। पहले प्लान ए में ये होता कि नरोत्तम मिश्रा सबको निपटा देंगे, सबको ले आएंगे, पर जब वो थोड़ा फेल होगा नरोत्तम जी भूपेन्द्र जी को जो खेल थोड़ा फेल हुआ तो फिर वो सिंधिया जी की एंट्री भाई, ये तो सिंधिया जी तो उनके रिजर्व में धरे हुए थे, ये रिजर्व प्लेयर थे, जब होगा तब ले आएंगे, और जब ये नहीं चल पाए तो सिंधिया जी को फिर लाना पड़ा। और पहले जो लड़ाई जो थी सरकार गिरावे की नहीं थी, सरकार तो बाद में गिराते हो, पहले लड़ाई जा थी कि हमको राज्यसभा की 2 सीटें चाहिए, उसके लिए विधायकों को तोड़ाफोड़ी की जा रही थी। तो उस चक्कर में वो एक साथ ही सब हो गया कि राज्यसभा की सीट भी आ गई, उसी वक्त सरकार भी गिरा दी। नहीं तो ये प्लान भी था, प्लान ये था कि राज्यसभा की 2 सीटें विधायकों को तोड़ लो, इस्तीफा दिलवा दो, ये कर लो तो अपने हो जाएंगे। प्लान बी कुछ दिनों के बाद आता, प्लान बी में था कि सिंधिया जी की एंट्री करवा दो, तो प्लान बी अपने साथ एक साथ हो गया। जैसे राजस्थान में हो रहा होता प्लान ए चल रहा होता, कुछ दिनों बाद होता है प्लान बी हुआ है, कहा हो हमें नहीं मालूम, मगर हुई है जरूर, तैयारी पूरी होती है। अभी एक राजस्थान की भी एक आखिरी में बात करें, शिवराज मम्मा कैसे प्रकट हुए? जनता कहती कि भाई अब हो गई, बहुत हो गई, मतलब हमें लगा कि बड़े बड़े राजनीति के जानकार भी जब मानने लगे थे कि कम से कम मध्य प्रदेश से अब शिवराज मम्मा की राजनीति भाई भले सक्रिय थे लेकिन चली गई, केंद्र में पहुँचे, राष्ट्रीय स्तर पे पहुँचे। शिवराज मम्मा आखिर कैसे प्रकट हो गए अचानक? शिवराज मम्मा कोरोना को फायदा तो नहीं मिला? कोरोना को फायदा हो, और शिवराज मम्मा कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट थे। शिवराज मम्मा एकमात्र ऐसे थे जिनको सिंधिया भी चाहते थे, है ना, और सिंधिया जी उनसे पहली दफ़ा कब मिल भी गए थे, उनके पिताजी जब गुजर गए थे तब गए थे होते। दूसरी बार कब आए थे उनके घर घरे गए थे जब पंकज के हाँ सरकार बनने में उनके घर गए थे। तो सिंधिया जी बड़े कंफर्टेबल हैं शिवराज जी के साथ, शिवराज जी सबके साथ कंफर्टेबल होता है। सिंधिया जी कंफर्टेबल नहीं थे नरोत्तम मिश्रा के नाम पे, सिंधिया जी कंफर्टेबल नहीं थे नरेंद्र तोमर के नाम पे, जी ये सारे का एक इलाके के लोग हो जाएँ तो। और फिर यहाँ भी अभी भगदड़ मची थी तो उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था, चुनाव भी था, 22 लोगों को जब उतारोगे मैदान में तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो चुनाव में माहिर हो। तो शिवराज मम्मा अपना नगर पालिका से लेके विधानसभा लोकसभा तक के चुनाव मास्टर है, हर गली में स्मार्ट सिटी को लोहावे के बाद हो जाएगा। तो उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो एक तो कल से ही चुनाव प्रचार में लग गया, और दूसरा पे जो कोरोना आ गया, कोरोना के चलते उनको जब जनता कर्फ्यू खुलो और इंदौर में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी तो उन्हें लगो कि ऐसा आदमी चाहिए जो शपथ ले और वो जिसको मालूम हो कि वल्लभ भवन में कौन सा कमरा कितना है, कौन CM PM PS कहाँ कितने बैठा थे और कौन अगले दिन से काम करना शुरू कर दे। नहीं तो इतनी सरकार इतनी उलझी हुई होती, किसी की समझ नहीं आता सिर कहाँ है पैर कहाँ है। 9 CM बन तो वल्लभ भवन ही घूमने लग जाता है, बस 9 वल्लभ भवन। तो उनको ऐसा आदमी चाहिए तो जो तुरंत काम में लग गया। तो शिवराज मम्मा तो फिट हैं जामे तो क्लिक कर गए, और वो भी छोड़ तो रह नहीं रहे थे, मेरा टेसू यहीं अड़ा, तो वो भी कुछ गुंजाइश छोड़ नहीं रहे थे। तो आखिर में उनको फिर यहाँ लाया गया, और पूरे 5 दिन तक तुम्हें मालूम शिवराज मम्मा ने अपना जन्मदिन तक जवाहर दिल्ली में मनाओ, इतने विदिशा से लेके भोपाल तक भोजन भाजन की तैयारी होती रही, मगर बेटे नहीं आए, वो तो ही सरकार गिरावे में लगे थे। तो शिवराज मम्मा को बीच में एंट्री करवाई गई और शिवराज मम्मा ने एकदम फिट हो गया, और शिवराज मम्मा चुनाव भी
चुनाव जीतवाने 22-24-26 जगहों पे, मालूम है 26-27 30-35 कितनी हो जाए। एक और जो चीज़ हमें लगा शायद ही किताब में नहीं हुई है, जो नई राजनीति चल रही कि जो 22 के बाद के जो एपिसोड हो रहा हो उनको आपको क्या लग रहा हो कि जो खबरें हैं वही हैं कि सिंधिया जी ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल में अपनी चलाई, तो अब बीजेपी के बाकी लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा सीटों पे चुनाव हो, सिंधिया जी को तनक असर तनक ठंडे आ जाए है नहीं, देखिए शिवराज जी की अभी ये तो है कि सिंधिया जी हैं, अभी कोई की सूरत तो है नहीं है, वो सुपर सीएम बनना चाहते हैं। और बीजेपी में जो सब नहीं चला तो लाड़ प्यार सम्मान मिला तो इतने तो जो नहीं है तो जी भाई साहब करने पड़े, जी भाई साहब करने पड़े, महाराजा राज तो नहीं हुए, तो ये फैक्टर ये भी है। मगर ये बीजेपी को लग रहा है कि हम ज़्यादा सीटें जीतने पे हैं, क्योंकि बीजेपी का लड़ाई कौन से है, बीजेपी की लड़ाई अभी कांग्रेस से नहीं है, अपने से बीजेपी की लड़ाई अपने कार्यकर्ता से, अपने नेता से है ना, जनता से है, और बाकी बात कांग्रेस आ रही है। तो इन 3-4 लोगों से लड़ा के जब वो कांग्रेस से लड़े तो ऐसी हालत ख़राब हो जाए, तो बेजा सोच रहे हैं कि हम इतना तो सीटें हारेंगे, तो ये सीटें हारेंगे तो कांग्रेस की सीट बढ़ जाएंगी तो सरकार बनाने करीब पहुंच जाएंगे, तो ये राम भाई श्याम भाई जितने लोग हैं सब होते चले जाएँ। तो इससे अच्छा ये करो कि इनके माइनस का दो, इनके जो संख्या कम कर दो, अपनी संख्या तो उतना ही है, तो इनका टारगेट बड़ा कर दो। तो भाई इनके टारगेट बड़ा कर रहे हैं और अपना टारगेट वो बना, मनोबल भी गिर रहा है, घबराए हुए हैं सब लोग। और फिर और एक फैक्टर तो है कि सिंधिया जी पे ज़्यादा आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। सिंधिया जी कौन भरोसा कुछ जो दिन महाराज नहीं होते चले जाएँ। लेकिन अब उतने जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई के बाद अब बहुत सारे लोगों को अभी भी मध्य प्रदेश में जो मान वो है कि सिंधिया जी भविष्य में राहुल गांधी के संग फिर जा सके, क्या कि राहुल गांधी की अभी तक उन्होंने कोई आलोचना नहीं करी, राहुल गांधी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करी, और राहुल गांधी ने भी अभी तक सिंधिया के खिलाफ कोई बहुत तीखो बयान नहीं दो। ये पूरे घटनाक्रम में आपको लगत कि जो उनके संग के जो मंत्री हैं उनसे भी बात होती है, जो पूरा घटना कहूँ ऐसी चीज़ भविष्य में कौन संभावना बन सकती? भविष्य में हमें तो जो लग रहा है कि सिंधिया तो राजनीति तो संभावनाओं खेल है, और हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, वो पतंग उड़ाते हैं, तो हमको जो लग रहा है कि इतने सिंधिया जी को गुजारा बहुत ज़्यादा दिन का रोटी पानी है नहीं है, क्योंकि उनका जो काम करने का जो स्टाइल है, तरीका है, एटीट्यूड है, वो पार्टी में रहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा टाइप का है, तो बहुत ज़्यादा उनको कितने फिट हो पाएंगे, क्योंकि सिंधिया को भी लग रहा है कि बहुत उनका बड़ा फैसला है, उन्होंने अपने आप को बदला है, कितने दिन बदला, नेचुरल नहीं है, बदला है अपने आप तो बलचुगल बदले जमीन पे तो हमें दिखे ही नहीं। तो हमको तो देर सवेर लग रहा है कि सिंधिया जी ऐसा ना हो कि कांग्रेस में जाना इतना आसान नहीं है। तो कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तो सब लोग उनका डंडा लेके खड़े हैं, क्या क्या बोल रहे हैं उनके, कहीं विभीषण, कहीं गिरगेट, कहीं कुछ, तो वहाँ जाना तो आसान नहीं है। तो हो सकता है देर सवेर सिंधिया यहाँ पे एक रीजनल पार्टी बना सकते हैं। और ये रीजनल पार्टी बनाने की बात उनके जब वो लोग वहाँ चले गए थे तब बबासा में भी आई थी कि हमें रीजनल पार्टी बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल लेंगे। जो हाल सचिन पायलट को रहा होता है, वे बीजेपी नहीं जाना चाह रहे, वे कह रहे भैया सचिन तो एक नई पार्टी बनाओ, तो मेरे साथ और आ जाएँ। मगर ये तो अपने लोग तो वहाँ जाके घिर गए, है ना, घिर गए, और बीजेपी कांग्रेस वाले उनको उतरस निकाल नहीं पाए, तो बीजेपी में चले गए। तो यहाँ भी सिंधिया देर सवेर एक रीजनल पार्टी बना के फिर भले कांग्रेस में घुस जाएँ, डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। तो पहले तो लग रहा है, पर राजनीति तो संभावनाओं खेल हो सकता है सिंधिया यहीं लड़ जाओ। जो लोग तो ये भी सोचेंगे कि सिंधिया जी बीजेपी के कल को चेहरे होंगे, और यहाँ पे क्योंकि मराठा फैक्टर भी है, मराठा फैक्टर है, एक यूथ फैक्टर है, चार्म है उनका, बोलने का शैली है, तो ऐसी तो लोग तो चाहिए पार्टी में, और क्या। तो हो सकता है आगे चले जाएँ, और केंद्र में क्या नहीं तो स्टेट में तो उनका कभी उपयोग कर लें। तो राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है, और कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि ये बीजेपी चले जाएंगे? हमने इन दोनों नेताओं से बात की है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, सबको ये लगता था कि सिंधिया जी कभी इतना बड़ा फैसला कर लेंगे, कोई नहीं जानता था इतने बड़ा फैसला करके होता ही वो उस बात पर चले जाएँ, कभी नहीं सोचा था, पर अब चले गए। तो हमने दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि आपने इंटेलिजेंस नहीं लगाई? कहते हम अपने महाराज पे इंटेलिजेंस लगाते, क्या बताओ, महाराज पे इंटेलिजेंस लगाते, हमारे आदमी पे इंटेलिजेंस लगाते, कहाँ जा रहे हैं? कभी सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, मगर हो गया। तो सरकार औंधे मुँह गिरी, और नई सरकार बन गई, और फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, अशोक गहलोत को बड़ा फायदा हो, इसे बहुत सबक ले लो कि अभी तक टिके है मैदान में, बच पाए नहीं बच पाए सरकार अलग बात है, लेकिन एक चीज़ जीतना से सिंधिया गए, तब से अशोक गहलोत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। आपको लग रहा है कि सीधो फायदा अशोक गहलोत? बिल्कुल। और हम तो जाके हैं कि कमलनाथ जी बताते थे कि उनके पास भी MLA चले जाते, भाई साहब पैसा दे रहे हैं, कार में रखे हैं 2 करोड़ 3 करोड़, तो कमलनाथ जी का जो एटीट्यूड आ रहा है, मजे करो, रख लो। और उन्होंने यहाँ एक सभा में भी कहा था कि मेरे विधायक कह रहे हैं पैसा बैठा है, तो मैं कहा फ्री का पैसा है, रख लो। तो
उसने नहीं रखने दिया, गहलोत ने। उसके पास भी जब मंत्रियों ने, विधायकों ने कहा कि भैया पैसा मिल रहा है, उन्होंने कहा नहीं FIR करवाओ, उन्हें जांच बिठा दी, जांच में सबको नोटिस हो गए, तो सब डर गए। तो यदि ऐसी पहली जांच अपने यहाँ भी बैठ जाती तो बवंडा नहीं होता। पर अपन कैजुअली रहे, कमलनाथ जी का अरे रख लो, खा लो, पैसा रख लो, वो टोकन मांग के आगे बढ़ गई काम। और बात भी ये देखो, यहाँ तो इतना मजे की चीज़ हुई कि बे उते गए, उते से इतने आए और फिर उते चले गए। तो काहे कि इतना सब कुछ उन्होंने रख लिया था, अमृत चख लिया था कि वो चखने के बाद फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ ये उल्टा खेल हो गया कि वहाँ से आए और हम लोग के लोग कहते थे भैया आए नहीं, हमने भिजाए, और भिजाए और फिर आएंगे, भरोसा नहीं होता था। उस वक्त लोग कहते थे भैया ये तो कुछ नहीं, ये तो कच्ची धोनियाँ हैं, हमारा खिलाड़ी तो खेल रहा हो, तुम बताएंगे तुमको 4 दिन बाद। और वही हुआ, हम लोग राम भाई और श्याम भाई और शेरा में उलझे रहे, उनने सिंधिया को पटक दिया। तो ये राजनीति बड़ा खतरनाक खेल है। तुमने जब किताब में देखो, ये तो शतरंज के मोहरे भी हैं, है ना। तो ये शतरंज के मोहर में कौन कहाँ सिपाही दिखा के बजीर उड़ा दो बिल्कुल सिपाही दिखा के बजीर उड़ा दो। सर एक आखिरी सवाल के जी तरीके को मध्य प्रदेश को पिछले 4-6 महीने को घटनाक्रम बहुत, अब वर्तमान सरकार को भविष्य अगले 3 साढ़े 3 साल कैसे देख रहे हैं? सचिन, सबसे पहले तो जो जहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि जो रिजल्ट कब होते हैं, चुनाव कब होते हैं, चुनाव के रिजल्ट कब होते हैं, उसके बाद फिर शिवराज कितने मजबूत होते हैं और कितना अपने को इनको लेके आगे चल पाते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि चला रिजल्ट अच्छा ना आए तो शिवराज जी पे संकट आ जाए। तो ये संभावनाएं भी बनी हुई हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा ये रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि जो कमलनाथ जी हैं बेहद खुश हैं कि हमारा जितने सर्वे हो रहे हैं सब में हमारी सरकार बन रही है। लेकिन जितने सीटन को हो रहा होते हैं पीछे से 1-2 और खसक जा रहे हैं, तो बकाएंगे बीजेपी के खेल। तो कुल मिला के बहुत उलझी हुई सिचुएशन है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि रिजल्ट के परिणाम क्या आते हैं बाई इलेक्शन के, और कितनी सीटों में बाई इलेक्शन होते हैं। अपन तो 22 सुन रहे थे, 24 हो गए, फिर 27 हो गए, फिर अब और 30, 32 और 35 ना हो जाए। तो पूरा खेल इस पर डिपेंड है। मिनी इलेक्शन होगा अपना विधानसभा का। तो इस मिनी इलेक्शन में जो पार्टी जितना ज़्यादा सीट ले जाएगी तो वो उतनी मजबूत हो जाएगी, और जो सरकार नहीं, फिर सरकार यदि लूज़ करती है सीटें तो उसको उतनी कमजोरी होगी, उतना चलाना सरकार। पर हाँ ये है कि अपना जो प्रदेश जो बड़ा अच्छा मानो जाता हो, जो पैसों की राजनीति नहीं होती, जिनमें आया राम गया राम नहीं होता था, बदले की राजनीति नहीं होता, वो सब शुरू होगा। अब हमारे स्टेट में भी वो कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश सब दोहरा जाएगा। हम लोग जब यूपी इलेक्शन में जाते ना तो बड़ा मज़ा आता है, कहते भैया ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। हम जब उन कांग्रेस के कैंडिडेट का बायोडाटा देखा थे तो वे पिछले चुनाव सपा से लड़े थे, पहले बसपा से मंत्री रहे थे, फिर भाजपा में रहे थे। तो वो पूरा खेल अभी अब होने शुरू हो जाए। तो भैया बढ़िया किताब है, वो 17 दिन जरूर पढ़ो। अब सर बता देंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, सर आप हमारे दर्शकों को बता। ये जो किताब है बहुत पसंद की जा रही है। ये अमेज़न पे ऑनलाइन मिल रही है, भोपाल के बड़े बड़े बुक स्टोर्स पे मिल रही है, वैरायटी पे, चन्ना बुक डिपो पे। मगर सबसे अच्छा तरीका आप तो अमेज़न से बुलाइए, क्योंकि लॉकडाउन है, दुकानें खुल रही हैं, मगर अमेज़न वाले इसको सप्लाई कर रहे हैं। और बहुत सस्ती किताब है, 150 रुपये की किताब है। इसमें 40 रुपये आपको वो लगेगा, जो डिलीवरी चार्ज लगेगा, और 200 रुपये के अंदर किताब मिल जाएगी। और सचिन, हम तुम्हें बताएं कि इतने नए लोग जा किताबें पढ़ रहे हैं। माने हम समझते थे कि बड़े शहर के लोग किताब पढ़ते हैं, मगर अब हम रायसेन के बरेली और करेली और नरसिंहपुर, गैरतगंज और ये छोटे छोटे कस्बे के लोग किताब बुला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ट्विटर और फेसबुक पे हमको लिख रहे हैं। एक सज्जन ने हमको आज ही सुबह ट्विटर पे लिख के दो कि भाई साहब जितनी जानकारी आपने जहाँ में डाली है ना, जानकारी या तो वो MLAs को मालूम थी, 22 MLAs को, या अरविंद भदौरिया को, तुम्हें कहाँ से मालूम? कमलनाथ जी को भी नहीं पता होती तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, इस किताब को जरूर पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि ये किताब ऐसी किताब है जो राजनीति जो दिखती है वैसी होती नहीं है। राजनीति जो हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं उसके अलग होती है, और इसमें अंदर की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको पढ़ने और सुनने में लगेगी। फिर आपको समझ में आएगा कि राजनीति कितनी अलग होती है। तो भैया जरूर जा किताब लो। और बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जब हम तो 15-20 साल का हमारा छोटा मोटा अनुभव है, लेकिन ये में ऐसा अनुभव हमने जो 6 महीना में देखे कबू ना देखे, और पूरा एक दस्तावेज है अपने आप में। ब्रजेश सर की किताब जरूर देखो। नमस्कार। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000।
एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।